नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 1.5। उस प्रश्नावली में हमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की आपसी संक्रियाओं को दिया गया है और उन संक्रियाओं को संकलित करने के बाद जो संख्याएं आएगी उसका प्रारूप पूछा है कि वो परिमेय होगी या अपरिमेय। तो देखते हैं हम सबसे पहले उन परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के आपसी संबंध किस प्रकार से होते हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं, फिर प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। प्रश्नों में जो जो बातें हम पहले उनके फॉर्मेट में देख लेंगे वही प्रश्नों में काम आएगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। इस प्रकार से इस प्रश्न में कुल मिलाकर 5 पॉइंट दिए गए, यानी 5 उप प्रश्न दिए गए। उन प्रश्नों को हल करेंगे। अब पहला प्रश्न दिया गया है कि 2 माइनस √5, 2 माइनस √5। यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें जो संख्या हमें दी गई है उन दोनों संख्याओं की प्रकृति पता होनी चाहिए कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। जैसे ये 2 क्या है, परिमेय है, जबकि ये √5 क्या है, अपरिमेय है। अब ये बात पता होने के साथ साथ हमें इस प्रकार के कुछ प्रारूप या फॉर्मूलाज बोल दो या नियम बोल दो, इनका हमें पता होना चाहिए कि किसी भी परिमेय संख्या के बाद जोड़ बाकी गुणा भाग में से कोई भी चिन्ह आ जाए। एक चिन्ह आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, एक ही चिन्ह आएगा, या तो जोड़ आएगा या बाकी या गुणा या भाग। परिमेय संख्या होनी चाहिए, उसके बाद कोई एक चिन्ह होना चाहिए। उसके बाद अगर अपरिमेय संख्या आती है तो जो उसका उत्तर आएगा वो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। वो क्या कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। फिर अपरिमेय संख्या के बाद कोई अपरिमेय संख्या आ जाए, उसके बाद इनमें से कोई एक चिन्ह आ जाए, उसके बाद कोई परिमेय संख्या आ जाए, तो भी उत्तर में क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगी। अपरिमेय संख्या होती है, फिर कोई चिन्ह आता है, एक ही चिन्ह आएगा, चाहे जोड़ चाहे बाकी या गुणा या फिर भाग। उसके बाद अपरिमेय, यानी दोनों तरफ अपरिमेय आए, बीच में कोई संक्रिया का चिन्ह आए, तो वो परिमेय भी हो सकती है अपरिमेय भी हो सकती है। निर्भर करता है कि ये दोनों संख्याएं किस प्रकार की है, क्या इसका उत्तर संभव हो सकता है। वो परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है। फिर एक बात कर लेते हैं, ये तो आसानी बात है, सरल भी है, कि परिमेय संख्या के बाद कोई जोड़ बाकी गुणा भाग का चिन्ह आए, कोई एक चिन्ह आए, फिर परिमेय आए, तो उसका उत्तर तो स्वाभाविक तौर पर परिमेय संख्या ही आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये पहला जो बिंदु है ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये 2 कैसी संख्या है, 2 परिमेय संख्या है। 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अब हमें देखो पता होना चाहिए कि जब यहाँ इस प्रश्न की बात करते हैं, पहले प्रश्न की, जो 2 माइनस √5 है, इसमें क्या हुआ है, परिमेय। 2 क्या है, परिमेय, माइनस √5 क्या है, अपरिमेय। √5 क्या है, अपरिमेय। अब यहाँ पे परिमेय माइनस अपरिमेय, परिमेय एक ये माइनस आ गया, अपरिमेय आ गया, तो जो संख्या आएगी वो कैसी आएगी, अपरिमेय आएगी, अपरिमेय आएगी। तो यहाँ पे जो ये संख्या दी गई है, पहला बिंदु है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, अपरिमेय। पहले बिंदु का उत्तर क्या आ जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा। अब दूसरे बिंदु की बात करते हैं, यानी इस प्रश्न का जो दूसरा पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे करते हैं, देखो दूसरा पॉइंट लिखा है 3 प्लस √23, 3 प्लस √23, ये सब कोष्टक में है। फिर माइनस में √23, माइनस में √23। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार के इनमें से कोई भी 2 तरीके से हल करना होगा, क्योंकि 2 बार चिन्ह आ गया, तो एक बार तो या इनमें से किसी एक में आएगा, दूसरी बार किसी एक में आएगा। अब देखो सिर्फ इनकी प्रकृति तो हमें पता है
कि ये क्या है, परिमेय है, ये क्या है, परिमेय है। ये अंडर रूट 23 क्या है, अपरिमेय है। ये अंडर रूट 23 क्या है, अपरिमेय है। ये अंडर रूट 23 क्या है, अपरिमेय है। अब देखिए दो बार चिन्ह आ गए तो दो बार इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। कैसे, पहला देखो 3 प्लस अंडर रूट 23, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, तो ये कैसा आएगा, अपरिमेय आएगा, अपरिमेय आएगा। अब देखिए अपरिमेय के बाद क्या आई, अपरिमेय, अपरिमेय के बाद क्या आई, अपरिमेय। तो अपरिमेय माइनस अपरिमेय, अपरिमेय माइनस अपरिमेय, तो इसमें से कुछ भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो हमें वापस इन संख्याओं की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, संख्याओं को हमें खोल के लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार का इसमें रूप परिवर्तन होता है या नहीं है। तो हम इस कोष्ट को हल करने की तरफ बढ़ते हैं। कोष्ट को हल करेंगे तो 3 माइनस अंडर रूट 23 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब ये देखो एक जैसी संख्या, अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, इसका मतलब ये घट के क्या हो जाएगी, 0। इसका उत्तर क्या आएगा, 3। उत्तर क्या आएगा, 3, जो कि कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये दूसरे पॉइंट की हमने बात कर ली। अब हम आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 और 3, 4, 5 की भी। अब 3, 4, 5 में क्या क्या है वो हम लिखेंगे बोर्ड। अब देखो तीसरे पॉइंट में क्या है, 2 अंडर रूट 7 बट्टा 2 अंडर रूट 7। यहाँ पे देखो जो अंश और हर में जो राशि आ रही है उसमें अगर देखें तो परिमेय गुणा अपरिमेय बट्टा परिमेय गुणा अपरिमेय। अब होगा क्या, परिमेय गुणा अपरिमेय, परिमेय गुणा अपरिमेय, तो ऊपर अपरिमेय आएगी, नीचे भी वो अपरिमेय आएगी। तो अपरिमेय भाग अपरिमेय, वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो हमें उन संख्याओं की प्रकृति और संख्याओं के मान का हमें पता करना है। क्या होगा मान, देख लो सीधा ही, सेम संख्या सेम अंश है, अंश बटा हर सेम है, इकाई भिन्न है, तो इसका उत्तर 1 आएगा, जो कि कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इकाई भिन्न आएगी, उत्तर 1 आएगा, जो कि कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो चौथा पॉइंट, चौथे में क्या लिखा है, 1 बटा अंडर रूट 2, 1 बटा अंडर रूट 2। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर हम इसको विश्लेषित रूप में लिखना चाहें तो ऊपर कैसी है, परिमेय बट्टा नीचे क्या है, अंडर रूट 2 अपरिमेय है, अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय। अब अपरिमेय बट्टा अपरिमेय, परिमेय बट्टा अपरिमेय, यानी परिमेय में भाग दिया अपरिमेय का, परिमेय में भाग दिया अपरिमेय का, उत्तर किसका आना है, अपरिमेय आना है। उत्तर क्या आना है, अपरिमेय। इरेशनल नंबर्स, रेशनल अपॉन इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, ये इस पॉइंट में हमें पता चल रहा है। अब देखो पांचवा पॉइंट है, पांचवें पॉइंट में 2 पाई, पांचवें में क्या है, 2 पाई। अब 2 और पाई, 2 गुणा पाई है, तो 2 कैसी संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। पाई कैसी है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई जो इरेशनल नंबर है। तो परिमेय गुणा अपरिमेय, ये तो उत्तर किसका आना है, परिमेय गुणा अपरिमेय बराबर किसका उत्तर आना है, अपरिमेय उत्तर आना है। किसका उत्तर आना है, अपरिमेय। तो पांचवें का उत्तर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब हम इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट है 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2।
अब देखते हैं क्या आता है इसमें। हमें इस प्रश्न को वितरण नियम से हल करना है। वितरण नियम कैसा होता है, ये कोष्टक का पहली संख्या इसके प्रत्येक से गुणा होगी और ये दूसरी संख्या भी इसके प्रत्येक से गुणा होगी। तो इस 3 को गुणा करते हैं पहले तो इस 2 से, फिर प्लस इस 3 को गुणा करते हैं अंडर रूट 2 से। हो गई 3 की बात। अब अंडर रूट 3 को गुणा करते हैं 2 से, तो 2 गुणा अंडर रूट 3 आ जाएगा। फिर इस अंडर रूट 3 को गुणा करते हैं अंडर रूट 2 से, तो प्लस का अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 आ जाएगा। गुणन में यहाँ पहले 2 या अंडर रूट 3 लिखो, चाहे 3 अंडर रूट 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये अलग अलग पदों में जो गुणन हो रहा है वो इनको हल करेंगे। कैसे, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ देखो कितना आया 3 अंडर रूट 2 और यहाँ आ गया 2 अंडर रूट 3। और यहाँ देखो दोनों संख्या अंडर रूट में है, तो दोनों संख्या अंडर रूट में तो गुणा हो रही है, इसका मतलब दोनों अंडर रूट में गुणन पर लिखा जा रहा है। अगर दोनों संख्या अंडर रूट में और जोड़ हो रही हो तो दोनों का जोड़ कदापि नहीं लिखा जाता है। ध्यान देने की बात है, दोनों संख्याएं अंडर रूट में हो, जैसे यही अगर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 हो तो इसको हम अंडर रूट में 3 प्लस 2 कदापि नहीं लिख सकते। अंडर रूट 5 इसका उत्तर कभी नहीं हो सकता, ये गलत है। जोड़ में नहीं होता है, गुणा में होता है। जैसे अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 आया है, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में 3 गुणा 2। 3 गुणा 2 कितना होता है 6 होता है, जो कि सीधा लिख सकते हैं 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3। इसमें एक सूत्र लग जाएगा। कौन सा सूत्र होगा वो देखते हैं कि 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3, 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3। अब देखो इसमें क्या है, a और a प्लस बी, कोई वास्तविक संख्या a प्लस बी, फिर a माइनस बी, कोई वास्तविक संख्या, आपस में एक बार जुड़े और आपस में एक बार घटे और दोनों गुणा में आए कोष्टक में, तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे इस प्रश्न में हमें a का मान कितना मिला है 3 प्लस b का मान कितना मिला है अंडर रूट 3। 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3 का उत्तर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 बराबर हो जाएगा इसका उत्तर 6। इसका उत्तर हो जाएगा 6। अब देखते हैं कि इसके पार्ट नंबर 3 के बारे में। 3 नंबर पार्ट क्या देखो, 3 नंबर में लिखा हुआ है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी इस पूरे दोनों संख्याओं को प्लस में करके स्क्वायर किया हुआ है, यानी वर्ग किया हुआ है। तो इसमें जो सर्वसमीका लगेगी या सूत्र लगेगा वो लगेगा कोई संख्या आपस में जुड़ रही हो और उस पर वर्ग लगा हुआ हो, दोनों को जोड़ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीका हमने कक्षा 8 में पढ़ी है। इसकी होती है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमें a के रूप में अंडर रूट 5 मिला, b के रूप में अंडर रूट 2 मिला है। तो इसको हल करते हैं अंडर रूट 5 यानी a किस गया अंडर रूट 5 प्लस b किस गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाता है a का स्क्वायर, इट मीन्स अंडर रूट 5 का स्क्वायर। हमें क्या करना है अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a मतलब अंडर रूट 5 गुणा b मतलब अंडर रूट 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, यानी अंडर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो कट जाते हैं।
यहाँ पे देखो 2 गुणा √5 है गुणा √2 है, तो दोनों संख्याएं अंडर रूट वाली दोनों संख्या आपस में गुणा हो रही है, तो एक एक अंडर रूट लग जाएगा और दोनों का गुणनफल इसमें लिख सकेंगे। तो एक अंडर रूट मतलब एक ही अंडर रूट में इन दोनों का गुणनफल लिख सकते हैं। गुणनफल लिख सकते हैं, जोड़ बाकी में हो तो कदापि नहीं लिख सकते। गुणनफल और भागफल अगर अलग अलग अंडर रूट में है तो एक ही अंडर रूट में उसको लिख सकते हैं। तो ये 2, फिर अंडर रूट में 5 गुणा 2, मतलब ये 5 ये 2 गुणा में है इसलिए लिख दिया। यहाँ आ गया ये 2 का √2 का वर्ग 2। अब देखो 5 और 2 कितने होते, 5 और 2 7, ये एक जैसे पद है यानी सजातीय पद है, जुड़ गए, प्लस कितना हो जाएगा 2√10, 2√10। ये हो गया इस तीसरे पॉइंट का उत्तर। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की। 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है देखो, √5 माइनस √2 कोष्टक में, फिर क्या लिखा है √5 प्लस √2, √5 प्लस √2। सेम टू सेम अभी हमने जो दो नंबर क्वेश्चन किया था, 3√3 और 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, वो की वो सर्वसमीका इसमें लग जाएगी। कैसे, जैसे किसी भी वास्तविक संख्या a माइनस बी गुणा a प्लस बी आती है तो इसकी सर्वसमीका बनती है a² माइनस b²। यहाँ पे अब की बार a और b का जो हमें रूप मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, a का रूप √5 एंड b का रूप √2। तो वापस प्रश्न को एक बार लिखते हैं कि कोष्टक में क्या है, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, इसका उत्तर होगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सर्वसमीका से हमें पता चल रहा है √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, इसका उत्तर हो जाएगा 7, इसका उत्तर हो जाएगा 7। इस प्रकार से हमने दूसरे प्रश्न को हल कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, एक व्यवहारिक या थ्योरेटिकल रूप में हमें समझना होगा। थ्योरेटिकल रूप मतलब लिखित रूप में, हिंदी का ही एक रूपांतरण हमें समझना होगा। कैसे देखते हैं, तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि, जिसको हम सी मान लेते हैं, और उसके व्यास यानी मान लो d है, कोई भी वृत्त है उसकी परिधि जितनी लंबी है, मान लीजिए ये इतनी लंबी ये वृत्त हुआ, इसकी परिधि को मानना सी लंबाई है, इसकी सी परिधि की लंबाई सी है, और उसका व्यास जो है वो d है, और पाई को हम वृत्त की परिधि, पाई का जो मान हमने पढ़ा है वो वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास ही पढ़ा है, वृत्त का व्यास। अब देखो यानी c बटा d होता है, पाई का मान वृत्त की परिधि को अगर c माने और व्यास को d माने तो c बटा d होता है। ये इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखो 3 बातों को एक साथ में पता करना है। 3 बातें कौन कौन सी, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको c बटा d के या भिन्न रूप में लिख सकते हैं या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय होती है। चूंकि यहाँ पे पाई को हम किसी भिन्न रूप में तो लिख पा ही रहे हैं, c बटा d यानी वृत्त की जितनी परिधि है बटा वृत्त का जितना व्यास है उतना लिख पा रहे हैं, यानी एक भिन्न रूप में लिख पा रहे हैं। तो पाई कैसी संख्या होनी चाहिए थी, पाई परिमेय संख्या होनी चाहिए थी ना। लेकिन हम पाई को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वो होती है जिनका जो दशमलव प्रसार होता है वो अनवसानी अनावर्ती का होता है, यानी अनंत तक चलता है और नॉन ग्रुपल चलता है। अब देखिए यहाँ पे पाई को p बटा क्यू के रूप में लिख सके, इसका मतलब तो ये परिमेय होनी चाहिए, जबकि पाई है कैसी, अपरिमेय है। तो इसका अंतर्विरोध हो गया ना एक प्रकार से कि p बटा क्यू के रूप में लिख ही दिया और इसको अपरिमेय भी बता दिया। ये तो दोनों बात टक्कर रही है, यानी दोनों बात विरोधाभासी है।
अब विरोधाभासी है, इसका निराकरण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? निराकरण करने का जो अंतर्विरोध है उसको हम अंतर्विरोध का निराकरण क्या कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब हम किसी वृत्त की परिधि या व्यास को मापते हैं, किसी वृत्त की परिधि या व्यास को मापते हैं, तो स्केल पर विशुद्ध रूप से यानी पूर्णतः शुद्ध परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है। हम उस लंबाई को एक सन्निकट परिमेय संख्या मानकर उसका माप लिखते हैं। हम उसे लंबाई का सन्निकट परिमेय संख्या मानकर यानी उसके सन्निकट परिमेय संख्या को ही हम उस वृत्त की परिधि या वृत्त के व्यास का माप लिखते हैं। कैसे? देखिए, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखिए कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या हम बता रहे हैं। पाई को कैसी संख्या बता रहे हैं? अपरिमेय संख्या। जबकि पाई की परिभाषा हम क्या दे रहे हैं? वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास यानी पी बट्टा क्यू, किसी भी संख्या के बट्टा में कोई भी संख्या आ जाती है तो वो परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन ये होने के बाद भी पाई अपरिमेय क्यों है? इसका कारण ये है कि किसी भी दूरी को यानी किसी भी हम स्केल की सहायता से चाहे वृत्त की परिधि को मापें, किसी भी हम स्केल से किसी वृत्त की परिधि या व्यास को मापते हैं तो पूर्णतः यानी 100% एक्यूरेट मान नहीं होता है, यानी सही मापांक हमें प्राप्त होता ही नहीं है। जैसे इस लंबाई के पास स्केल रखते हैं तो वो किसी न किसी इर्द गिर्द का मान प्राप्त हम लिखते हैं, सही मापांक प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसके सन्निकट परिमेय संख्या को ही हम उसका माप मानते हैं। यानी यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम चले तो 5 के आसपास आई, 5 से थोड़ी सी कम थी या ज्यादा थी पता नहीं, इसको मापे तो ये 7 के बिल्कुल, अब 7 से कितनी पॉइंटों में यानी बाल के समान कम है या ज्यादा है उसका कुछ पता नहीं है। हम उसके आसपास का जो परिमेय मान होता है ना वो मान लिखते हैं, जबकि एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट मान हम लिख नहीं सकते। वो परिमेय संख्या जो लिखते हैं वो लिखने में पूर्णतः सही मापांक प्राप्त नहीं होता है। पूर्णतः सही मापांक स्केल की सहायता से माप नहीं सकते, वो बहुत ही कठिन काम है, बल्कि उसके सन्निकट परिमेय संख्या को हम लिखते हैं। उसके सन्निकट परिमेय संख्या को ही हम उसका माप मान लेते हैं, तो उसका माप मानकर हम उसका माप लिख देते हैं। जबकि अगर हम सही तरीके से देखें तो अगर इस वृत्त की परिधि को मापें तो भी ये तो हो सकता है ये परिमेय आए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या के रूप में ही इसका मापांक प्राप्त हो, ये अपरिमेय के रूप में ही हमें प्राप्त हो सकती है। यानी एक अनिश्चित दशमलव प्रसार वाली संख्या भी प्राप्त हो सकती है, अनावर्ती वाली दशमलव। और इसमें भी कोई भी जो व्यास की जो लंबाई होती है वो हो सकती है कि या तो परिमेय प्राप्त हो जाए, ये बहुत कम चांस रहता है, लेकिन संभवतः चांस यही रहता है कि वो भी एक आसपास की लंबाई ही प्राप्त होती है। ये भी एक प्रकार से परिमेय या कोई भी अपरिमेय प्राप्त हो सकती है, परिमेय या अपरिमेय प्राप्त हो सकती है। तो किसी भी जगह चाहे परिधि में कोई अपरिमेय मान प्राप्त हो जाए, चाहे व्यास में अपरिमेय मान प्राप्त हो जाए, हमें कोई भी एक जगह अपरिमेय मान मिल जाता है। जैसे इन तीनों में हमें पता है कि चाहे दोनों अपरिमेय आ जाए तो भी अपरिमेय होगी, दोनों परिमेय आ जाए तो भी अपरिमेय, और दोनों परिमेय अपरिमेय आ जाए या अपरिमेय परिमेय आ जाए तो भी वो कैसी होगी? अपरिमेय ही होगी। तो इसका जो अंतर्विरोध है उसका निराकरण हम ऐसे लिखेंगे कि स्केल से किसी वृत्त की परिधि चाहे व्यास को मापते हैं तो उसका पूर्णतः सही, यहाँ पे ये पूर्णतः सही मतलब 100% एक्यूरेट मान, पूर्णतः सही मापांक प्राप्त नहीं होता है, बल्कि हम क्या करते हैं जो माप लिखते हैं वो जो माप आता है ना अपना पूर्णतः सही मान कितना होता है हमें पता ही नहीं चलता, उसके आसपास की एक परिमेय संख्या को ही हम मापते हैं। तो परिमेय संख्या को मापते हैं तो उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जबकि अगर सही मान लिखें तो सही मान चाहे वृत्त का परिधि का है चाहे वृत्त के व्यास का है, सही मान ऐसा मान होगा जो अनंत दशमलव प्रसार वाला होगा,
एक अपरिमेय संख्यात्मक मान होगा। इस प्रकार से पाई का मान भले ही हम 22/7 यानी 22 परिधि वाले वर्त का व्यास हम 7 मान के पाई का मान लिख देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये पूरी तरह से 7 हो। 7.1 2 5 9 7 3 कितना कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अपरिमेय मान होता है। ये पाई का एग्जैक्ट मान 22 और 7 होना जरूरी नहीं है। स्केल से मापते हैं तो कुछ कम ज़्यादा भी प्राप्त हो सकता है। तो इसका सही उत्तर ये है, और एकदम एग्जैक्ट उत्तर आप उत्तरमाला से भी प्राप्त कर सकते हो, जो अगर थ्योरी आपको समझ में आए तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथे की। देखिए चौथा प्रश्न जो दिया हुआ है अपना वो कि संख्या रेखा पर 9.3 अंडर रूट में 9.3 है को निरूपित कीजिए। ये प्रश्न बोर्ड पे कर पाना संभव नहीं है। इस प्रश्न को नोटबुक में हल करते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट में 9.3 को निरूपित करना है। यानी एक संख्या रेखा बनानी है हमें और उस पर अंडर रूट 9.3 को हमें दर्शाना है। इसके लिए हमें ये 3-4 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट चाहिए। प्रकार, ये एक चांदा, एक स्केल, ये सब चाहिए। तो स्केल की सहायता से हम कुछ संख्या रेखा खींच लेते हैं, जिसका माप नहीं देते हैं, माप नहीं लेंगे, कुछ बड़ी संख्या रेखा खींच लेंगे और उस संख्या रेखा पर एक बिंदु हम क्या मान लेंगे, 0 बिंदु मान लेंगे। एक 0 बिंदु मान लेंगे। फिर 0 बिंदु से एक हम चाप काटेंगे। ये अंडर रूट में कितनी संख्या दी हुई है, अंडर रूट में संख्या दी हुई है 9.3 की। अंडर रूट में जितनी है वो, अंडर रूट में जितनी संख्या है उतना बड़ा हम चाप काटेंगे। उतना बड़ा चाप काटने के लिए इस प्रकार को यहाँ 0 रख के यहाँ 9.3 तक हमें खोल लेना है। 9.4, ये 9.3 तक प्रकार हमने खोल लिया। 0 से 9.3 तक प्रकार खोल लिया। अब 9.3 तक प्रकार खोल लिया तो संख्या रेखा पर जहाँ पे हमने 0 लिया है वहाँ से एक चाप काटेंगे। वो चाप कितने दूर होगा, वो चाप होगा, ये अपना जो चाप कटा है वो कितनी दूरी पर कटा है, ये 9.3। अब अपना मान सेंटीमीटर में चल रहा है, चाहे वो किसी भी इकाई में हो। 9.3 सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, 9.3 इकाई है अपनी, कुछ भी हो सकती है। इंच में भी माप सकते हैं, मीटर में भी माप सकते हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की उपलब्धता के आधार पर उसकी लंबाई चौड़ाई ली जा सकती है। अब यहाँ पे जो 9.3 मिला है उस 9.3 को के बिंदु को हम मान लेंगे ए बिंदु मान लेंगे। ए बिंदु अपनी एक लाइन हुई, बिंदु ओ ए एक लाइन है। ओ से ए तक हमने लाइन खींची है जिसकी लंबाई है 9.3। कितनी है, 9.3। अब क्या करेंगे, ए से एक, इसी लाइन पर ए से 1 इकाई लंबी, ये अपनी प्रकार को 1 इकाई खोलेंगे। ये 1 इकाई हो गया। 1 इकाई प्रकार को खोलने के बाद हम ए से एक चाप काटेंगे। ए से एक चाप काटेंगे। ए से चाप काटेंगे तो वो चाप कितनी दूरी पर आएगा, वो मान लीजिए कि बिंदु मिल गया हमें, बी बिंदु मिल गया। कौन सा बिंदु मिल गया, बी बिंदु मिल गया, जिसकी दूरी कितनी है, ए से बी कितनी है, 1 इकाई है। ए से बी कितनी है, 1 इकाई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि जो हमें ओ से बी मिली है उसका, ओ से बी का अर्धक, अर्धक या जिसको समद्विभाजन बोल सकते हैं, अर्धक करने पर या समद्विभाजन करने पर ओ से जितनी ये अपन को लंबाई मिली है, ओ से बी वो वास्तव में है कितनी, 9.3 और एक कितनी होगी, 10.3। इसका समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन करने के लिए क्या करना होता है, जिस लाइन का हमें समद्विभाजन करना होता है
उसके आदि से बड़ा प्रकार को खोल के दो दो चाप अंतिम सिरों से, जैसे बी से भी एक चाप ऊपर काटा, एक चाप नीचे काटा। ठीक उसी प्रकार इसका प्रारंभिक बिंदु ओ है, ओ पे प्रकार रख के एक चाप ऊपर काटा, एक चाप नीचे काटा। जहाँ पे ये दोनों चाप मिल रहे हैं उन दोनों चापों को हमने स्केल की सहायता से मिलाकर इसका अर्धक बिंदु प्राप्त करना है। अर्धक बिंदु कहाँ मिलेगा? ये इसका अर्धक बिंदु हो जाएगा। अर्धक बिंदु को हम नाम दे देते सी बिंदु। अर्धक बिंदु को हम नाम दे देते बिंदु सी नाम दे देते। अब हमें क्या करना है? अब एक काम करना है कि ये जो ओ बी लाइन है इसका अर्धक बिंदु मिलने के बाद जो अर्धक बिंदु आया है सी, उस पर प्रकार को रख के प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट करके अंतिम बिंदु तक, प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट करके ओ से स्टार्ट करके एक अर्धवर्त खींचना है। ओ से स्टार्ट करके क्या करना है? एक अर्धवर्त खींचना है। ये हो गया, एक अर्धवर्त हो गया। अब ये जो अर्धवर्त हुआ है उस अर्धवर्त में हमें आगे क्या काम करना है देखो। अब हमने क्या किया है? समद्विभाजन अर्धक करने पर बिंदु सी मिला, बिंदु सी मिला ना। अब इस बिंदु सी पर क्या किया हमने? बिंदु सी को केंद्र मानकर, सी को क्या मानना है? केंद्र मानकर ओ तथा बी से होकर जाने वाला अर्धवर्त खींचा। क्या खींचा? अर्धवर्त खींचा। अब आगे क्या करना है? अर्धवर्त खींच लिया, यहाँ तक ये लिख दिया। अब अपनी जो लाइन है इस पर ए बिंदु आया था ना, इस ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाना है ए बिंदु पर। तो चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये इसको यहाँ से ऐसे मिलाकर, जैसे ये पॉइंट है ना अपना, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और ये लाइन है ना, इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, हमें मिलेगा 90 डिग्री का कोण। ये जो लाइन से लाइन और बिंदु से बिंदु मिलने के बाद जो 90 डिग्री का कोण संकेत आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। अब ये 90 डिग्री के कोण का संकेत को हम मिलाएंगे ए बिंदु से। किसे मिलाएंगे? बिंदु ए से मिलाएंगे, बिंदु ए से मिलाएंगे। अब यहाँ पे इसके आगे हमें लिखना क्या है? आगे हमें लिखना है कि इस तरफ लिख रहे हैं बिंदु ए पर लंब खींचकर अर्धवर्त पर बिंदु ए बी सी आ गया तो डी प्राप्त किया। यानी बिंदु ए बिंदु कहाँ से था? जीरो से, यानी कोई लाइन खींची थी जिसका हमने जीरो लिया था या जिसका नाम ओ दिया था। इसका मान जीरो है और इसका नाम ओ है। ओ से 9.3 इकाई दूर जो ए बिंदु खींचा था उसे 1 इकाई दूर बी बिंदु खींचा था। ओ और बी का समद्विभाजन करके इसका मध्य बिंदु सी प्राप्त किया। सी प्राप्त करने के बाद ओ और बी से होकर जाने वाला अर्धवर्त खींचा, यानी बी और सी से सी को केंद्र मानकर ओ तथा बी से होकर जाने वाला अर्धवर्त खींचा। अब अर्धवर्त खींचने के बाद
बिंदु ए जो था उस बिंदु ए पर लंब खींचा, लंब खींचकर अर्धवृत्त पर बिंदु डी प्राप्त किया, अर्धवृत्त पर बिंदु डी प्राप्त किया। अब हमें क्या करना है आगे देखिए। इस प्रकार इतना करने के बाद हमें जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिली है, ए से डी तक की जो दूरी मिली है, वो अंडर रूट में जो दूरी हमने सबसे पहले कितनी माप के लिए की थी, 9.3 माप के लिए की थी, उतनी दूरी है। यानी इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार हमें इस प्रकार ए से डी तक की दूरी अंडर रूट 9.3 इकाई प्राप्त होगी, अंडर रूट 9.3 इकाई प्राप्त होगी। अब अपना प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को दर्शाइए। तो संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को दर्शाने के लिए अपने को जो 9.3 दूरी मिली है वो कहाँ से कहाँ तक मिली है, 9. ए से डी तक मिली है, उतना प्रकार खोल लेंगे। अब ये प्रकार जहाँ पे भी हम चिन्ह लगाएंगे वो 9.3 तक ही जाएगा, अंडर रूट 9.3 दूरी तक ही जाएगा। तो अगर ओ अपना 0 बिंदु है तो ये प्रकार से अब हमने जो चाप काटा है वो कितनी दूरी पर आएगा, 9.3 दूरी पर आएगा। प्रकार से कितनी दूरी पर आएगा, अंडर रूट 9.3 दूरी पर आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने जो 0 माना था उसे ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है 3, ये अपना बिंदु आ गया 9.3, ये कितना है 4, ये 5, ये 6। अगर ये इस तरफ लेंगे तो इस तरफ मान लीजिए इस प्रकार से अगर 0 से हम लेंगे तो यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, इस प्रकार से भी आप इसको संख्या रेखा को आगे और पीछे बढ़ा सकते हो। बढ़ाने के बाद जो अपनी संख्या रेखा आई है ना, मेन मुख्य जो संख्या रेखा आई है, उस संख्या रेखा पर जो बिंदु ई प्राप्त हुआ है, डी तो यहाँ आ गया, ई जो बिंदु प्राप्त हुआ है वो संख्या रेखा पर अंडर रूट में 9.3 को व्यक्त कर रहा है। ये अपनी एक संख्या रेखा मान लेते हैं, ये ऐसे अनंत तक बढ़ने वाली होती है, ऐसे माइनस अनंत तक, -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 1, 2, फिर 1, 2 के बाद इसका ये 3 बिंदु यहाँ पे है, यहाँ 3, ये 9.3 है, ये 4, इस प्रकार से ये अनंत तक जाने वाली जो लाइन है, इस लाइन पर यहाँ पे जो बिंदु आया है वो अंडर रूट 9.3 को व्यक्त करने वाला होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि हरों का परिमेयकरण कीजिए। यानी हर में एक ऐसी राशि लाइए जो एक परिमेय संख्या हो। हर में एक ऐसी राशि लाइए, हर में परिमेय संख्या लाने के लिए इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हर में जो राशि दिख रही है, अगर सिंगल राशि आई हुई है या अपरिमेय, तो उस अपरिमेय राशि की इकाई भिन्न बनाइए। इकाई भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न जिसका अंश और हर समान होता है, इकाई भिन्न कहलाती है। उसे क्या होगा, देखो अब ये 1/√7 था, तो √7/√7 से गुणा किया है इसको, तो कितना आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 1 को √7 से गुणा करेंगे तो √7 आएगा, और √7 गुणा √7 कितना होता है, सिर्फ 7 होता है। अब ये हर जो है इसमें अंश तो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हर कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। हर कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हर का क्या हो गया, परिमेयकरण हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/√7 - √6, √7 -
6। अब इसका परिमेयकरण क्या करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जो संख्या दी हुई है उसमें चिन्ह आ रहा है ना, उस चिन्ह को बदल देंगे। चिन्ह जैसे मान लो √7 और √6 के बीच में यहाँ पे आया हुआ कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ लिख देंगे हम प्लस का। जो अंश में आया है वो का वही हर में लिखना है, √7 प्लस √6। ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि ताकि ये इकाई भिन्न बने। इकाई भिन्न बनेंगी तो इकाई भिन्न लिखने में हमें इकाई भिन्न को गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या होगा, इस एक को जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वापस वो की वही संख्या आती है, तो √7 प्लस √6 ही आ जाएगा ऊपर अंश में। तो लेकिन हर में क्या होगा, हर में इस कोष्टक वाली संख्या और इस कोष्टक वाली संख्या को अगर हम तुलना करके देखें तो अगर ए वास्तविक संख्या a को मान लेते 7 √7 और b को मान लेते √6, तो एक बार तो a माइनस बी हो रहा है, एक बार a प्लस बी हो रहा है। तो ऐसी अगर कोई स्थिति आ जाती है तो ऐसी स्थिति में हमें इन प्रश्न को हल करने के लिए एक सर्वसमीकरण लगानी पड़ती है, a माइनस बी a प्लस बी। तो इसका उत्तर सर्वसमीकरण किस रूप में चलती है, a² माइनस b² के रूप में चलती है। तो यहाँ वाली जो ये परिस्थिति बन रही है या स्थिति बन रही है कि √7 माइनस 6 √7 प्लस 6 a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या करना होता है, a² माइनस b²। यहाँ पे √7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर आएगा, माइनस √6 का स्क्वायर आएगा। हम यहाँ लिख देंगे सर्वसमीकरण a माइनस बी a प्लस बी से, ये ऊपर जो हमने किया ये इस सर्वसमीकरण से किया है। अब देखो ये वापस लिखेंगे, ऊपर तो चलो √7 प्लस √6 ही आएगा, नीचे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर √ से स्क्वायर कट जाता है 7 बचता है, माइनस √6 का स्क्वायर √ से स्क्वायर कट जाता है या स्क्वायर से √ कट जाता है, -6 बचेगा। क्या इसका उत्तर कितना आ जाएगा, √7 प्लस √6 बट्टा 1, और बट्टा वाला 1 लिखना नहीं होता है, अदृश्य रूप में रहता है। अब अदृश्य रूप में जो रहता है 1 वो लिखो तो भी परिमेय है, न लिखो तो भी क्या है, परिमेय है। इस दूसरे प्रश्न का भी हर का क्या हो गया, परिमेयकरण हो गया, यानी हर में एक ऐसी राशि आ गई जो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या है कि यहाँ पे 1/√5 प्लस √2 दिया हुआ है। अब इसको हल करने के लिए हर में जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आई है, ये दोनों, ये भी अपरिमेय प्लस ये भी अपरिमेय, अपरिमेय प्लस अपरिमेय, या तो वो परिमेय आएगी या अपरिमेय आएगी, पता नहीं क्या आएगी, लेकिन अभी जो दिख रही है वो अपरिमेय ही मान के चलेंगे, क्योंकि इसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पे जो संख्या आई वो तो वैसी की वैसी लेके, जैसे √5 और √2, लेकिन विपरीत चिन्ह आएंगे। इसका क्या चिन्ह है, माइनस, इसका क्या है, प्लस। इसको क्या बोलते हैं, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, यानी ऐसे हम लिख सकते हैं, दी गई संख्या, दी गई हर की संख्या की संयुग्मी संख्या से, संयुग्मी यानी एक ऐसी संख्या जिसका संख्यात्मक मान सारे एक जैसे है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, उसको क्या बोलते हैं, संयुग्मी संख्या से दी गई भिन्न के अंश व हर से गुणा करने पर। ऐसा हम सभी प्रश्नों में लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे लिख दिया, तो ऊपर भी ऐसे जो 1-2 प्रश्न हमने किए हैं पहले, उसमें भी ऐसा लिखना होता है करने पर। अब देखो करते हैं, करने पर क्या आता है, ये आता है। अब देखिए यहाँ पे सर्वसमीकरण कौन सी आएगी,
इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √5 माइनस √2। यहाँ पे √5 माइनस प्लस √2, √5 माइनस √2। अब देखो यहाँ जो नीचे हर में जो संख्या आई है वो दो इस प्रकार से आई है, एक सर्वसमिक रूप में आई है। सर्वसमिका एक होती है अपनी a प्लस बी और a माइनस बी जब होती है तो इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी हम जस्ट हमने पढ़ाई था। तो यहाँ पे ऊपर तो जितना है ना √5 माइनस √2 वो का वही रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी है तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। √ से स्क्वायर कैंसिल, √ से स्क्वायर कैंसिल, ऊपर तो रहेगा √5 माइनस √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करेंगे तो एक तो रह गया 5 माइनस में रह गया 2, यानी हर में क्या कौन सी संख्या आ गई, अंश में तो √5 माइनस √2 आई। चलो नीचे कितनी रहे, 3। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन को और हम हल कर लेते हैं। अब देखिए जो अपना लास्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट इस 5वें क्वेश्चन का, वो क्या है, √7 माइनस 2 आया है। हर में क्या है, √7 माइनस 2। तो हर का परिमेयकरण करना है, काम वही है, दी गई संख्या के हर संख्या की संयुग्मी संख्या से दी गई भिन्न के अंश व हर से गुणा करने पर, यानी इसको हम √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 से गुणा करेंगे। गुणा करने से क्या होगा, ऊपर तो 1 गुणा ये आएगा, तो 1 गुणा √7 प्लस 2 तो 1 √7 प्लस 2 ही होता है। नीचे क्या हो जाएगा, √7 माइनस 2 और √7 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे वो वापस सर्वसमिका अपनी जो सब में लग रही है, सर्वसमिका a माइनस बी a प्लस बी को हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। इससे आगे क्या आ जाएगा, ऊपर चलो √7 प्लस 2 है, नीचे कितना हो जाएगा, √7 का बी स्क्वायर और माइनस 2 का भी स्क्वायर। ऊपर जैसे है वैसा का वैसा, √7 प्लस 2, नीचे √ से स्क्वायर कट जाएगा तो 7 का 7 बच गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। इसका पूरा उत्तर कितना हो जाएगा, इसका पूरा उत्तर हो जाएगा √7 प्लस 2/3, ये इसका उत्तर है। इस प्रकार से इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चनों को हमने कर लिया। अब एक क्वेश्चन जो हमने नोट कॉपी पे किया था उसमें ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट काम आए थे, वो सब हमने बात की है।